अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। सॉरी हमने 2 हफ्ते डिले किया। उसकी कसूरवार ये बेनजीर है और रीमा है, ये हॉलीडेज पे थी। खैर रीमा काम पे थी, ये हॉलीडे पे थी। और उसके बाद फिर मैं भी कसूरवार हूँ क्योंकि 2 एपिसोड मेरे फोन में थी और मेरे फोन का कोई मसला हो गया, दोनों डिलीट हो गए। तो बहरहाल, और कल हमने करना था तो रीमा आज हमारे साथ नहीं है, उनको थोड़ी सी इन्फेक्शन हुई हुई है तो उसकी वजह से कल भी डिले हो गया। और आज हम ट्यूसडे को अपनी ये एपिसोड रिलीज करेंगे। तो हुआ ये है कि आपको पता ही है कि काजी फाइज जो है वो कल वहां पहुंच के पार्लियामेंट पहुंच गए क्योंकि कल 50वीं एनिवर्सरी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। और सारे जजेस को इनविटेशन दिया गया था और वो वहां पहुंच गए और वहां पे कुछ पॉलिटिकल तकरीरें हो रही थी क्योंकि वो पॉलिटिकल फोरम है। इस पे थोड़ा सा उन्होंने डिस्प्लेजर शो किया और फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला और बड़ी अच्छी तकरीर की। लेकिन एज इज यूजुअल कि पीटीआई को और कुछ सर्टेन सेक्शंस ऑफ मीडिया जो कि प्रो पीटीआई हैं उनको बहुत गुस्सा चढ़ गया कि नहीं ये क्या किया कातिब फाइज साहब ने। और मुझे खैर जाती तौर पे इस पे बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि उनको ये मसला हो रहा था कि वो पार्लियामेंट तकरीर करने चले गए हैं जहाँ से उनको एक ऑफिशियल इन्विटेशन गवर्नमेंट की तरफ से गया था। लेकिन इन लोगों को कभी कोई एतराज नहीं हुआ था जब लाइक माइंडेड बेंच बनते थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया जा रहा था आर्टिकल 63 के तहत, जब साकिब निसार जो है वो बर्तन उठा के सासों की तरह, वो नाराज सास की तरह अस्पतालों में जाके बर्तन उठा के मारते थे बेचारे स्टाफ के मुंह पे कि ये गंदे। वो तब इन्हें नहीं एतराज हो रहा था, इन्हें सिर्फ एतराज कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने क्यों आ गए। तो यहाँ से हम बात शुरू करेंगे और हम इस पे फिर आएंगे कि ये जो फेस ऑफ हुआ हुआ है गवर्नमेंट और जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट का, सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा इलेक्शंस के हिसाब से और वो जो वर्डिक्ट आया था उसके हिसाब से। लेकिन पहले तो मैं पूछना चाह रही हूँ बेनजीर, आपसे स्टार्ट कर रहे थे, आपको कोई इतराज हुआ था फाइजीसा के जाने पे? नहीं, नताशा, वैसे सिर्फ पीटीआई की तरफ से इस पे बहस नहीं हो रही थी। बहुत से कानूनी माहिरीन हैं, उनकी एक राय थी कि ऑप्टिक्स ठीक नहीं थे, टाइमिंग्स ठीक नहीं थी। ठीक है, ये एक राय हो सकती है और है भी। कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा, उनको लगा कि टाइमिंग ठीक नहीं थी। बड़ा पॉलिटिकली चार्ज एनवायरनमेंट है इस वक्त, एक ऐसे जज को आना जो एक जनरली उनको एक बड़ा पोलराइजिंग फिगर समझा जाता है, उनका आना और पार्लियामेंट में बैठना सही फैसला नहीं था। मैं इस पे सिर्फ ये कहूंगी कि मैं इसे इत्तेफाक इसलिए नहीं करती क्योंकि एक तो जो कल इवेंट था वो एक कन्वेंशन था सेलिब्रेट करने के लिए आइन को, और जिसमें इनविटेशन दी गई थी सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के, और भी बहुत से सिविल सोसाइटी से भी लोगों को इनविटेशन दी गई थी। जो असल पार्लियामेंट का जो सेशन था वो 4 बजे शुरू होना था, तो ये उससे पहले जो हो रहा था वो एक कन्वेंशन थी जिसमें आइन की सेलिब्रेशन हो रही थी। 50 साल हो गए हैं हमारे आइन को। तो सवाल बजाय, मेरे ख्याल से सवाल बजाय ये पूछने के कि जस्टिस ईसा क्यों आए पार्लियामेंट में, सवाल तो ये भी हमें पूछना चाहिए कि बाकी जजेस क्यों नहीं आए, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब क्यों नहीं आए, और उन्होंने आके उनको क्यों नहीं लगा जहाँ पे हमारे जजेस जो है वो हल्फ उठाते हैं आइन के तहफुज का, वो क्यों नहीं आए एक ऐसे दिन में जहाँ पे आइन की ही बात हो रही थी। दूसरी बात है टाइमिंग की। यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि माहौल ही कुछ ऐसा था कि टाइमिंग अच्छी नहीं थी। मेरे ख्याल से नताशा, इससे बेहतर टाइमिंग नहीं हो सकती थी कि जस्टिस ईसा आए और कोई सुप्रीम कोर्ट से आए और आके पार्लियामेंट में बैठे, खासतौर पे एक ऐसे वक्त पे कि जब एक नोट आया हुआ है एक जस्टिस की तरफ से, जस्टिस अतर मिनिला, जिन्होंने कहा है और जिन्होंने याद दिलाया है कि माजी में अदलिया का क्या अदलिया करती रही है और किस तरह उन्होंने आइन को एक तरफ रखा, फौजी आमरों के साथ बैठे एक इलेक्टेड वजीर आजम को फांसी होगी, 2 इलेक्टेड वजीर आजम को नाअहल कर दिया। दूसरी जानब आपके इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हमसे हमारे आईनी हक छीने जा रहे हैं। कल उन्होंने खत लिखा स्पीकर को नेशनल असेंबली के। तो इससे बेहतर क्या वक्त हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से जजेस आए, आके पार्लियामेंट में बैठे और ये ऑप्टिक्स दें और ये बताएं कि हम रिस्पेक्ट करते हैं पार्लियामेंट की, हम आइन के मुताबिक काम करेंगे, हम किसी और इदारे से डायरेक्शन नहीं लेते। अच्छा मेमल, आपको लगा कोई चीज ऑब्जेक्शनेबल? बेनजीर कह रही है कि बिल्कुल ठीक टाइम था। नहीं, देखिए, मुझे तो खैर इसके अंदर कोई ऐसा इतराज नहीं है, लोग हैं। लेकिन जाहिर बात है कि जिन लोगों ने कंट्रोवर्सी बनानी है उन्होंने उनको तो मौका ही चाहिए होता है। देखिए, बात यह है नताशा, असल में इस वक्त हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, वो कलेप्स कर रहा है। एक तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन अपनी तरफ, जो एक इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमें जो उनकी क्रेडिबिलिटी की कलेप्स होते हुए नजर आ रही है, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। मतलब आप देख लीजिए कि अगर आप एस्टैब्लिशमेंट को देखते हैं
तो आपको नजर आ रहा है कि जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट है, हमें बाजवा लीक्स के थ्रू और इन इंटरव्यूज, जो नॉन इंटरव्यूज हैं उनके थ्रू जो है, हमें बहुत कुछ जो चीजें सबको मालूम भी थी, लेकिन वो अब ऑन द रिकॉर्ड भी एक तरह से आनी शुरू हो गई। तो उसके अंदर बताया जा रहा है कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च किया, किस तरीके से एक सिविलियन हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया गया, किस तरीके से अदलिया के थ्रू जो है वो सादिक और अमीन खान साहब को अगर डिक्लेयर कराया गया, किस तरीके से जो है वो मैनेज हुई चीजें। जब ये सारी चीजें हमारे सामने आ रही है, तो जो एस्टेब्लिशमेंट जिसको बड़ा समझा जाता है और ये कि जी वो मीडिएट करेगी या उन्होंने जो हुक्म दे दिया वही माना जाएगा, तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी जाती है, वो भी हमें खत्म हुई नजर आती है। अच्छा, फिर आप आ जाए जुडिशरी पे। हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तो हमेशा बात करते हैं, लेकिन हमने कभी बात नहीं की कि इन जुडिशरी भी एक एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी भी होती है। तो जो जुडिशरी यहाँ पर है, जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट, उनकी तो कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं, ना कोई रेमेडी है। मतलब उन्होंने फैसला दे दिया कि मियां नवाज शरीफ जो है वो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो गए कामे के ऊपर, लेकिन उसके बाद क्या करें? कोई उसका कोई हल है? कोई उन्हें पूछ सकता है कि ये आपने कैसे कर दिया? आपने कैसे लाइव एक सियासतदान का पूरा करियर आपने सारी जिंदगी के लिए खत्म कर दिया, किस बेसिस के ऊपर? तो ये जो चीजें अब इस वक्त भी जुडिशरी के अंदर जो डिविजन हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि एक्चुअली जुडिशरी के अंदर सवालात उठने शुरू हो गए हैं। जिस तरह जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी जिस तरह बात की थी ना कि पॉलिटिशियन इन रोब्स नहीं होने चाहिए जुडिशरी को, अदलिया का ये काम नहीं है कि वो सियासत के क्राइसिस जो है ना वो मैनेज करे। अदलिया का काम तो बेसिकली है कि वो इंसाफ डिस्पेंस करे, वो आइन और कानून की रोशनी में सारे फैसले करे। लेकिन उन्होंने भी आर्टिकल 63A के फैसले को, जिसको लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका भी हवाला दिया, क्योंकि आज जो पॉलिटिकल क्राइसिस है खास तौर पे पंजाब असेंबली के अंदर जो हुई थी, वो आर्टिकल 63A की री इंटरप्रिटेशन की वजह से हुई थी। तो आप देख लें कि ना एस्टेब्लिशमेंट की क्रेडिबिलिटी रही, ना अदलिया की इसका कोई क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि आपस में भी इनके काफी मसाइल है। और अब आप सियासतदानों पे आ जाए, पॉलिटिशियंस की भी आपस में कोई जो है वो बातचीत नहीं हो पा रही, क्योंकि ना एक तरफ पीटीआई और दूसरी तरफ पूरी पीडीएम की जमातें, वो भी आपस में कभी कहते हैं बात करेंगे, कभी कहते हैं नहीं करेंगे, फिर कहते हैं इन कंडीशंस पे करेंगे। उनकी भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। लेकिन इसमें इसलिए बहुत जरूरी है, मेरा अपना इसके अंदर ख्याल ये है कि ये सारे बैठे हैं, सारे स्टेक होल्डर, और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन आप इसको कह ले, या आप इसको नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट कह ले, या आप इसको नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कह ले, या चार्टर ऑफ इकोनॉमी कह ले, या जो भी करें, अपनी गलतियां माने कि हमने ये किया था, वो पब्लिक के सामने भी माने, अवाम के सामने भी माने, और कहीं ये चीजें दोबारा नहीं होंगी। और अब हम बैठने को तैयार है, और ये अब हमारी रेड लाइन है, इन रेड लाइंस को कोई क्रॉस, मेरे ख्याल में ये है। मैं ये बहुत आइडियलिस्टिक बात है, मुझे पता है ये होना जो है वो मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं करेंगे ना तो ये जो सिस्टम कोलैप्स हुआ है ना, ये ऐसे ही रहेगा और मजीद हम केओस की तरफ जाते रहेंगे। अच्छा, आपने मुझे इसमें ना थोड़ी सी, सॉरी नताशा, आप बोल रहे थे। मैंने कहा मुझे इसमें थोड़ी सी जो चीज नजर आती है ना, मुझे समवट इसमें कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग है, लेकिन मुझे इसमें नजर आता है कि हम रीसेट की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। ये बातें होनी चाहिए थी, ये बातें होनी चाहिए थी कि एक लाइक माइंडेड बेंच बन रही, बातें होनी चाहिए थी कि साकिब निसार एक इंतहाई बायस्ड जज थे जिन्होंने एक सिटिंग उसको हटाया, और ये बात भी आज होनी चाहिए कि क्या बंदयाल साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ पे एक और प्राइम मिनिस्टर पे कंटेम्प्ट लगा के उन्हें हटाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ये कालक का एक और दाग अपने मुंह पे मलेगी जो उनकी हिस्ट्री रही है? मेरे ख्याल में ये बातें सारी जरूरी थी। मेरा ख्याल है जो कल ऑप्टिक्स थे, लोग कह रही है तो बहुत बुरे ऑप्टिक्स थे, मुझे तो बहुत अच्छे ऑप्टिक्स लग रहे थे कि काजी फाइज हिस्सा जो मेमो गेट में बहुत एक्टिव थे, वो वहां जरदारी साहब के साथ बैठे, और वहां जरदारी साहब खड़े तकरीर कर रहे थे। आसिफ अली जरदारी उस वक्त प्रेसिडेंट थे, ठीक है? ये मेरे ख्याल में तो बहुत जबरदस्त ऑप्टिक्स है कि द पार्लियामेंट रियली इज सुप्रीम। जो कर लो बाकी तुम सब जितने सालों के लिए कर लो, आखिरकार पावर यही वापस। तो मुझे तो लगता है बड़े अच्छे ऑप्टिक्स है। सॉरी बेनजीर, आप उसमें कुछ कह रही थी, फिर मैं अगला क्वेश्चन। नताशा, मैं आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। मेरे ख्याल से ये जो अभी हो रहा है, जितना ये पोलराइजिंग एनवायरनमेंट है, ये एक प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन होता है किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में, जहाँ पे आपको अब हमें एक हक मिला है। देखिए, हमारे मुल्क में दो इदारे हैं जो बिल्कुल अपने आप को अकाउंटेबिलिटी अबव अकाउंटेबिलिटी समझते हैं। एक हमारी स्टैब्लिशमेंट है, एक हमारी जुडिशरी रही है। एक आप इदारा है जिससे हम खुल के सवाल पूछ सकते हैं, और पूछ रहे हैं कि क्या आप आइन और कानून के मुताबिक फैसले देते हैं? आप में कि ये बेंचेस पे जो आपने जो जजेस हैं, ये कहाँ से आए हैं? इनकी क्या ये इनके पॉलिटिकल व्यूज हैं? क्या ये कानून के मुताबिक फैसले देते हैं?
तो ये सवाल जो है, अब मैं तो सिर्फ उम्मीद ही कर सकती हूँ कि वो जो दूसरा अदारा है उससे भी हम कभी ये सवाल पूछ सके, लेकिन अभी ये तो जो हम आई थिंक दिस इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी नीडेड, और ये जो एक बिल्कुल, आई थिंक वॉर दूसरे है इदारे के इज साथ वेरी भी इंपॉर्टेंट। समवट क्रेडिट टू इमरान साहब फॉर दिस, इमरान खान साहब फॉर दिस, है कि हम दूसरे इदारे को भी थोड़ा रगड़ा तो सही लग रहा है। फैज हमीद मस्ट आंसर। वो अलग बात है कि पीटीआई शायद समझ रही थी कि उनके फेवरेट जनरल्स पे शायद अटैक नहीं होगा और उन्हीं पे ज्यादा हो रहा है, बट फैज हमीद मस्ट आंसर व्हाई वाज ही फॉलोइंग दीज ऑर्डर्स। जनरल बाजवा मस्ट आंसर why did he do all those things which he did, which he knows confessing to। तो मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छी बात है कि इन सबके साथ ये हो रहा है। बहरहाल अभी हमारा जो वो लास्ट है, आप दोनों उस पर जल्दी से व्यू दे दो कि जी जो फेस ऑफ हुआ वह कल तो एक बहुत अच्छा सा एक वो था कि फाइज ईसा एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आ गए थे पार्लियामेंट को इज्जत देने, जो उनकी पार्लियामेंट की बनती है कॉन्स्टिट्यूशन को ऑनर करने। लेकिन जो वो 3 मेंबर 4 मेंबर बेंच और हुकूमत की आपस में ठनी हुई है, उसमें आगे क्या होगा। आई रियली रियली वांट टू सी कि क्या जस्टिस बंदयाल और बाकी सब में इतना दम है, इतना पानी है कि वो एक और प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट को उड़ा दें, उन पे कंटेम्प्ट लगा के उनको रिमूव करें, और अगर है तो फिर बड़ी जबरदस्त बात है कि वो फिर करने लगे, बिकॉज दिस इज व्हाट दे आर। मेरी नजरिए में तो वो है ही ये। वो खुल के कर लें जो गंद करें, वो जो खौल ओढ़ा हुआ था इज्जत का वो उतार दे। व्हाट डू यू गाइस थिंक विल हैपन इन द फ्यूचर? मेरे तो ख्याल से बहुत मुश्किल है, खासतौर पे जिस किस्म का इस वक्त पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बना हुआ है और जिस किस्म का दबाव पड़ रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे, खासतौर पे चीफ जस्टिस पे, कि वो एक इलेक्टेड वजीर आजम को नाअहल करें, एक पूरी वो भी 70 मेंबरान की काबीना को बहुत नाअहल बड़ी करें। काबिना। ये भी एक अच्छा काम होता है ये पूरी वाला, के पूरी पार्लियामेंट को करें, वो मिनिस्ट्री कंटेम्प्ट ऑफ आधी काबीना पे फाइनेंस लगा। करें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को करें, इलेक्शन कमीशन को करें, ये तो पूरा का पूरा मुझे नहीं लगता कि इस तरफ चीजें जाएंगी। एक चीज जो बार बार अदालत में कही भी गई जब ये इलेक्शन का केस सुना जा रहा था, वो ये कि आप आपस में बैठे और बैठ के कोई डायलॉग करें, इस इशू को सॉल्व करें। तो इस पे बेर जी मेरा एक सवाल है अदालत से। खुद तो तुम लोग आप लोग आपस में बैठ सकते नहीं। खुद बिल्कुल। तो आप दूसरे जजों की, जो जस्टिस काजी फाइज़ा की बात हो रही है, वो सीनियर मोस्ट जज हैं चीफ जस्टिस के बाद। उनकी तो आप शक्ल देखना पसंद नहीं करते, उनके तो आप फैसले वेबसाइट से हटवा देते हैं सुप्रीम कोर्ट की। और जो बाकी वो जो 4-3 की सब बात हो रही है या जो भी 3-2 है, तो वो इसीलिए है ना क्योंकि आपने उनको कहा मीटिंग में एक बात कही, मान लिया कि 4-3 है, और उसके बाद आपने जाकर बिल्कुल बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करके बिल्कुल ही और चीज कर दी। तो खुद आप दूसरों के अपने आपकी शक्लें आप देखना चाह नहीं रहे, यू आर नॉट पुटिंग योर ओन हाउस इन ऑर्डर, और आप पॉलिटिशियंस को मशवरे दे रहे हैं। माशाल्लाह। हाँ, और ये मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि ये इन सब जजेस के अंदर एक पुरानी सी सास क्यों बैठी हुई है, बुढ़ी सी सास जो इवल सी होती है। ये बिल्कुल उसका रोल। ये साकिब निसार बर्तन मारते थे लोगों के मुंह पे जाके, और ये जो है ये कह रहे हैं आप सब मिल बैठे। भाई आप कानून के हिसाब से फैसला करें और बात खत्म करें। आप कौन है हमें डायलॉग का एडवाइस देने वाले? बस करें अब आप ये ड्रामे, बहुत हो गई आप लोगों के ये एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज। अच्छा, मैं सिर्फ छोटी सी यहाँ पे बात करूंगी बिफोर वी क्लोज, कि अमेरिका में भी पिछले 1 साल से इस किस्म की डिबेट चल रही है, क्योंकि वहां पे भी बहुत देर से वो कहते हैं कि पिछले कोई 50 सालों से उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी रिपब्लिकन जजेस की है। तो वहां पे ये बात हो रही है कि वहां पे उनकी जो पार्लियामेंट है, उनकी कांग्रेस, वो बैठ के उनके बेंचेस को एक्सपैंड करे और डेमोक्रेटिक जजेस लेके आए ज्यादा बेंचेस के ऊपर, ताकि जो इतने कंजर्वेटिव फैसले आ रहे हैं वो ना आए। और वहां पे मैं बताऊं, ये मैं बड़ी हैरान हुई पढ़ के कि वहां पे जो कांग्रेस है वो ये फैसला कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट कौन से केसेस सुन सकता है और कौन से केसेस नहीं सुन सकता। अगर एक केस सब जुडिस भी हो, अदालत में चल रहा भी हो, तो कांग्रेस ये डिसाइड कर सकती है इन द मिडल ऑफ द हियरिंग ऑफ द केस कि आप ये केस नहीं सुन सकते। इतने इख्तियारात हैं वहां पे। कोई नहीं कहता दिस इज एन अटैक ऑन द जुडिशरी की इंडिपेंडेंस। वहां पे कहते हैं तुम, कांग्रेस इज सुप्रीम, द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। जिस वो तरह तो देखो 18वीं तरमीम में जब ये लेकर आए थे जुडिशरी पे, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, हाँ। बदलना पड़ा था हाँ, एक और तरमीम लाके। एक और तड़ियां लगाई गई थी उस वक्त हमारे यहाँ। तो ये हाल है। ये जुडिशरी के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि फाइनली जो इन्होंने गोल्डन ईरा एंजॉय किया था इफ्तिखार चौधरी की मुशर्रफ से क्लैश के बाद, जिसमें इनसे सवाल जवाब सब बंद कर दिए गए थे और कोई इनके ऊपर किसी तरह की भी उंगली नहीं उठा सकता था, किसी भी इल्जाम का इनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता था, कोई तहकीक नहीं हो सकती थी इनके रवैये की। ये सारा कुछ अब खत्म होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी। और जस्टिस फाइज ईसा जो है, ठीक है, उनके अंदर है थोड़ी सी एक सेल्फ राइचियस स्ट्रीक है मेरी नजर में। आप लोग शायद ना एग्री करो, मेरी नजर में है, और वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। हमें वैसे भी शौक है
मसीहा बनाने का बहुत से लोगों को, और जिसको हम मसीहा बनाते हैं वो फिर हमें ही सेट कर देते हैं बाद में। लेकिन बहरहाल इन 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 एनी केस जस्टिस फाइज ईसा जो है वो अभी तक उन्होंने अपने फैसलों में तो कोई इतना खास बायस किसी भी चीज के लिए नहीं दिखाया, अनलाइक दी अदर जजेस। और ये जो आप बात कह रही हैं बेनजीर के वो सुप्रीम अमेरिका में ये हो सकता है आप सोचे कि वहां पे उनका चीफ जस्टिस उनके जजेस कहें सुप्रीम कोर्ट के कि हम डैम बनाने लगे हैं। चलो डैम नहीं, वो तो वो तो पूल बनाने के लिए भी, स्विमिंग पूल बनाने के लिए भी फंड नहीं जमा कर सकते, यहाँ पे डैम बनाने के लिए हो यहाँ पे सकता है डैम ना। फंड का ऑडिट नहीं हो रहा। खैर, ट्रांसपेरेंसी की किसी और वीडियो में बात करेंगे। सर, अब आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट मंडे हम फिर वीडियो अपलोड कर देंगे। और प्लीज हमें बताएं आपके ख्याल में ये जो फेस ऑफ है, द फेस ऑफ, आई थिंक वी शुड कॉल इट दैट, गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी, इसके अंदर क्या होगा? क्या जस्टिस बंदयाल ये डिसाइड कर लेंगे कि वो भी उन अजीम जजेस में से उनका नाम शामिल होगा जो प्राइम मिनिस्टर्स को या टांगते रहे हैं या हटाते रहे हैं पावर से, और यही उनके पास आखिरी पत्ता है, तो वो क्या खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? What do you think will happen? Let us know in the comments. Thank you for watching, Orca.